आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। मेरी जिंदगी में वैसे तो काफ़ी सारे दौर आए और उनमें से एक दौर ऐसा भी था जब मुझे बैडमिंटन खेलने का शौक चढ़ा था। इसे शौक कहें या नशा समझ नहीं आ रहा, मगर उन दिनों बैडमिंटन खेलना मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। मैं अच्छा खासा खेल भी लेता था, जिस कारण मुझे जगह जगह पर टूर्नामेंट खेलने बुलाया जाता था और मैं इसी तरह से काफ़ी जगहों पर जा चुका हूँ। मगर मुझे क्या पता था कि मेरी यही आदत मुझे एक दिन मौत के इतने करीब ले आएगी। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि उन दिनों ठंड का मौसम चल रहा था। ऐसी वैसी ठंड नहीं, बल्कि दिसंबर के आखिरी हफ्ता वाली ठंड, कड़ाकेदार और जमा देने वाली। इसी बीच मुझे एक नाइट बैडमिंटन टूर्नामेंट के लिए बुलाया गया था। वो जगह जहां मुझे जाना था वो मेरे यहाँ से थोड़ा दूर पड़ता था, जिस वजह से मैं वहाँ पापा की बाइक लेकर जाने के लिए शाम तक निकल पड़ा। ठंड का मौसम होने के कारण तब तक पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था। कुछ देर बाइक भगाने के बाद मैं उस जगह पर पहुंचा। थोड़ी देर बाद मैच शुरू हुआ। मैच खत्म होने के बाद मैंने जब अपना फ़ोन पकड़ा तो समय हो रहा था रात के 11:15 बजे का। रात काफ़ी हो चुकी थी। घर से 4-5 मिस कॉल भी आ रखे थे। मैंने तुरंत घर पर फ़ोन लगाया और बता दिया कि अब जाकर मैच खत्म हुआ और अब मैं घर आने के लिए निकल रहा हूँ। जिसके बाद मैं बाइक लेकर तुरंत घर के लिए रवाना हो गया। जैसा कि रात काफ़ी हो चुकी थी, जिस कारण रास्ते पर दूर दूर तक और कोई शख्स नज़र नहीं आ रहा था। रास्ता भी पूरी तरह से सन्नाटे और अंधेरे में डूबा हुआ था। बाइक की हेडलाइट के अलावा और किसी तरह की कोई रोशनी रास्ते पर नहीं थी। ऊपर से रास्ता दोनों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ था, जिस कारण जंगली जानवरों की तरह तरह की आवाज़ें मेरे कानों में गूंज रही थी, जिनसे मुझे डर भी लग रहा था। मगर ऐसे ही चलते रहने के अलावा और कोई चारा नहीं था। रात हर पल गहराती जा रही थी और साथ ही साथ हर बीतते पल के साथ ठंड भी जोर पकड़ रही थी। कोहरे का तो ये हाल था कि बीच बीच में रास्ता भी सही से नज़र नहीं आ रहा था। इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे बाइक धीरे ही चलाना पड़ रहा था। अब तक तो सब कुछ लगभग ठीक ही चल रहा था, मगर मुझे कहाँ पता था कि अभी तो बुरा होना बाकी है। अभी मैं तेजी से बाइक भगा ही रहा था कि तभी अचानक से बाइक का बैलेंस बिगड़ने लगा। बाइक जैसे तैसे गिरते गिरते बची और जिसका डर था वही हुआ। उस सुनसान रास्ते पर बाइक बंद पड़ चुकी थी और काफ़ी कोशिश करने पर भी चालू नहीं हो रही थी। मैं थोड़ा घबरा सा गया। समझ में नहीं आ रहा था कि अब करूं क्या। मैं तो बाइक के बारे में ज़्यादा कुछ जानता भी नहीं हूं। मैंने 2-4 बार किक मारकर भी बाइक चालू करने की कोशिश की, मगर नहीं हुआ। मैंने सोचा फ़ोन करके घर पर बता देता हूँ, शायद कोई रास्ता निकल आए। ये सोचकर मैंने अपने जेब से फ़ोन निकाला, मगर बदकिस्मती से फ़ोन में नेटवर्क ही नहीं था और अब ज़्यादा चार्ज भी नहीं बचा था। मैंने वहाँ से थोड़ा हिल डुल कर फ़ोन में नेटवर्क लाने की कोशिश की, मगर नेटवर्क वहाँ कहीं पर भी नहीं था। रात अब तक काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। समय हो रहा था रात के 12:15 बजे का। मेरे सर में कुछ आइडिया नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए, मगर मैं इतना ज़रूर जानता था कि हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से कुछ होने वाला नहीं है। मुझे कुछ तो करना ही होगा, मगर क्या। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी मुझे रास्ते के बीचों बीच एक पीली रोशनी नजर आई, जो कि रास्ते के एक किनारे से आकर रोड के बीचों बीच पड़ रही थी। मैंने सोचा एक बार जाकर देखना चाहिए, हो सकता है कोई मदद मिल जाए।
मगर एक और बात ये भी गौर करने लायक थी कि थोड़ी देर पहले तक तो यहाँ कोई रोशनी नहीं आ रही थी, फिर अचानक से कहाँ से आ गई मुझे सूझ नहीं रहा था, मगर जाकर देखना तो पड़ेगा। लिहाजा मैं बाइक को वहीं छोड़कर उस रोशनी की तरफ जाने लगा। जिज्ञासा भरे दिमाग और धीरे धीरे कदमों से चलकर मैं जब उस रोशनी के पास पहुंचा तो पाया कि वो रोशनी रास्ते के किनारे एक दुकान से आ रही है। एक टेलर यानी दर्जी की दुकान में जल रही मोमबत्ती की रोशनी रोड पर पड़ रही थी। वो दर्जी एक सफ़ेद कपड़ा सिल रहा था। हालांकि मैं ज़्यादा जानता नहीं था, मगर वो सफ़ेद कपड़ा देखने में बिल्कुल कफन जैसा लग रहा था। वो दर्जी चुपचाप अपनी ही धुन में कफन सिले जा रहा था। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। पता नहीं क्यों मुझे वो शख्स देखने में बड़ा अजीब सा लग रहा था। सिर के ज़्यादातर बाल पक चुके थे और जो बचे कुचे थे वो भी सफ़ेद हो चुके थे। आदमी थोड़ा उम्र दराज लग रहा था। मुझे समझ न आए कि मैं इससे क्या बोलूं। भला ये मेरी मदद कर भी पाएगा या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी मैंने उस आदमी से कहा, जी सुनिए 1 मिनट। आवाज़ सुनते ही उस आदमी ने नज़र उठाकर मेरी ओर देखा। उसके चश्मे के भीतर से मोमबत्ती की धुंधली सी रोशनी में मुझे उसकी तेज तर्रार आंखें नजर आईं। आंखें ऐसी जैसे कुछ बोलना चाह रही हो। शायद मैं ही पढ़ नहीं पा रहा था। उसकी मुस्कान होठों पर अब भी बरकरार थी। तभी उस आदमी ने दबी धीमी सी आवाज में कहा, बाइक चालू हो जाएगी, थोड़ा रुक जाओ। उस आदमी के मुंह से ये बात सुनकर मैं दंग रह गया कि आखिर इसे पता कैसे चल गया कि मेरी बाइक खराब हो गई। मेरी बाइक तो यहाँ से काफ़ी दूर में बंद हुई थी। तभी मैंने उस आदमी से चौंकते हुए पूछा, आपको कैसे पता चला कि बाइक खराब हो गई है? मेरी बात सुन उस आदमी ने कुछ कहा तो नहीं, मगर उसके होठों की मुस्कुराहट थोड़ी चौड़ी हो गई। उस आदमी के ये बात कि बाइक थोड़ी देर में चालू हो जाएगी मुझे काफ़ी अजीब लगी। मैं चलते हुए वापस अपनी बाइक के पास गया और बाइक चालू करने की कोशिश की तो 2-4 बार कोशिश करते ही बाइक चालू हो गई। मेरी हैरानगी की कोई सीमा ना रही। मैंने सामने दर्जी की दुकान की तरफ देखा तो अब मोमबत्ती की कोई रोशनी जमीन तक नहीं आ रही थी। मैं दौड़कर उस दुकान की तरफ गया तो वहां का नज़ारा देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि अब वहां ना तो कोई दुकान थी और ना ही कोई दर्जी। अगर कुछ था तो बस वो कफन जिसे वो दर्जी सिल रहा था। मेरी अब तक सिट्टी बिट्टी गुल हो चुकी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मगर मैं इतना तो जान ही गया था कि यहाँ रुकना मेरे लिए सही नहीं रहेगा। लिहाजा मैं भागता हुआ वापस अपनी बाइक के पास आया तो बाइक का नज़ारा देखकर मैं अधमरा सा हो गया। दरअसल बाइक के ऊपर वही कफन पड़ा हुआ था। मैंने डरते डरते उस कफन को बाइक के ऊपर से हटाकर फेंका और बाइक लेकर सीधे घर के लिए चल पड़ा। उस रात तो जैसे तैसे मैं घर पहुंचा, मगर बाद में मुझे पता चला कि दरअसल उस रास्ते पर एक दर्जी की दुकान बहुत पहले हुआ करती थी। और हुआ कुछ यूं था कि एक बार उस दर्जी ने एक आदमी का सूट ज़रा खराब सिल दिया था और गलती से सूट का कपड़ा थोड़ा जल भी गया था। वो आदमी थोड़ा पागल किस्म का था। उसने उसी सफ़ेद कपड़े से गला दबाकर उस दर्जी को मार डाला। कहते हैं कि तब से रास्ते पर ये सब होता ही रहता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। साल 2005, दिन रविवार। हमारी कार
हाईवे पर हवा से बातें कर रही थी। कार में सिर्फ मैं और विक्रम थे। विक्रम मेरे बचपन का दोस्त है। हालांकि मेरे बहुत से दोस्त हैं, मगर कौन किधर है पता नहीं। एक विक्रम ही है जो फिलहाल मेरे कांटेक्ट में है। फिलहाल हम दोनों किसी हिल स्टेशन की तलाश में निकले हैं। हिल स्टेशन जाने का हमारा एक ही मकसद था, शांति और सुकून। कार विक्रम चला रहा था। सूरज ढल चुका था, मगर थोड़ी थोड़ी रोशनी फिजा में अभी भी थी। इतने में ही कार चला रहे विक्रम ने गाड़ी के स्पीकर का वॉल्यूम कम करते हुए कहा, भाई वैसे हम लोग जा कहाँ रहे हैं? अभी तक तूने बताया नहीं मुझे। इस पर मैं बोला, तू बस गाड़ी चलाता जा, सब पता चल जाएगा। मैंने ये बोलकर विक्रम को टाल तो दिया था, लेकिन असल में मुझे भी पता नहीं था कि जाना कहाँ है। मैं तो ये सोचकर निकला था कि सिर्फ सफर के मजे लेंगे और जब थक जाएंगे तब किसी होटल में रुकेंगे। खैर, अब तक पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था और रास्ते पर रोशनी का एकमात्र जरिया कार की हेडलाइट थी। ऊपर से पहाड़ी इलाका होने की वजह से रास्ते पर थोड़ा थोड़ा कोहरा भी था। पहाड़ों की ठंडक और ताजी हवा, आखिर जिस चीज के लिए हम दोनों इतनी दूर आए थे वो मिल ही गया। ऐसे ही कुछ घंटे ड्राइव करने के बाद रात हो गई। तभी विक्रम बोला, यार कहीं रुक कर खाना वाना खा लेते हैं, फिर चलेंगे। भूख तो मुझे भी बहुत तेज लगी थी, इसलिए मैंने भी सहमति जता दी। जिसके बाद रात का खाना खाने के लिए हम लोग एक ढाबे पर रुके। मैं जैसे ही गाड़ी से उतरा कि एक ठंडी हवा के झोंके ने शरीर के अंदर हड्डियों को भी कंपकपा दिया। खैर, हम दोनों ने ढाबे पर खाना खाया और खाना पीना हो जाने के बाद गाड़ी लेकर वापस आगे बढ़ने लगे। चूंकि विक्रम काफी देर से ड्राइव कर रहा था, इसलिए गाड़ी की स्टीयरिंग अब मेरे हाथों में थी। रात के उस काले अंधेरे में रास्ते पर हमारी कार के अलावा अब कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पूरे फिजा को काली चादर से ढक दिया हो। सुनसान रास्ते पर हमारी कार अभी आगे बढ़ ही रही थी कि तभी विक्रम बोला, यार यहाँ कुछ अजीब नहीं है? मतलब एक भी गाड़ी नहीं है और इतना अंधेरा। शायद विक्रम के ये बोलने की ही देरी थी कि तभी तेजी से रास्ते पर दौड़ती हमारी कार झटके खाकर अचानक ही बंद पड़ गई। मैंने गाड़ी रीस्टार्ट करने की कोशिश भी की, मगर कार किसी बिगड़ैल बच्चे की तरह स्टार्ट ना होने की जिद पर अड़ी रही। लिहाजा मैं और विक्रम हम दोनों गाड़ी से बाहर निकले और बोनट खोलकर इंजन की जांच करने लगे। मगर इंजन में तो सब कुछ ठीक ही दिख रहा था। जब बहुत ढूंढने के बाद भी इंजन में कोई फॉल्ट नहीं मिला तो मैंने बोला, यार अब क्या करना है? इस पर विक्रम बोला, अब क्या, यहाँ इस जंगल में थोड़ी कोई मैकेनिक मिलेगा। अब बैठो किसी का। अपनी बात पूरी किए बिना ही विक्रम रुक गया और मेरे पीछे गौर से कुछ देखने लगा। मैं पीछे मुड़ा तो विक्रम की तरह ही मेरी भी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि मेरे पीछे रास्ते के किनारे झाड़ियों में किसी की आंखें चमक रही थीं। अंधेरे में उन पीली आंखों को चमकता देख हम समझ गए कि वो एक शियार है और यकीनन यहाँ उसका झुंड भी होगा। यही सोचकर डर से मैं और विक्रम वापस गाड़ी में आकर बैठ गए। अब हम लोग बुरी तरह से फंस चुके थे, क्योंकि ना तो उस रास्ते से एक भी गाड़ी गुजर रही थी और ना ही हमारी कार स्टार्ट हो रही थी। ऊपर से जंगली जानवरों का खौफ। अभी हम दोनों यहाँ से निकलने का कोई तरीका सोच ही रहे थे कि तभी मेरे पास वाली
खिड़की के कांच पर किसी ने दस्तक दिया। हैरान निगाहों से मैंने विंडो की ओर देखा तो एक आदमी हाथ में लालटेन लिए खड़ा था। मैंने विंडो को थोड़ा सा नीचे किया ताकि उसकी आवाज हम तक पहुंच सके। शीशा गिराते ही वो आदमी बोला, साहब मैं किशोर पास के गांव में ही रहता हूँ, आपको कोई मदद चाहिए क्या? हम दोनों ने सोचा इससे बात की जाए, शायद ये कोई मदद कर सके। लिहाजा मैंने खिड़की का शीशा गिराते हुए कहा, भाई साहब वो क्या है ना, हमारी गाड़ी खराब हो गई है और यहाँ से कोई गाड़ी भी नहीं गुजर रही, समझ नहीं आ रहा आप क्या करें। इस पर किशोर बोला, इस रास्ते से रात में कोई गाड़ी नहीं गुजरती साहब, एक काम करिए आप लोग मेरे गांव चलिए, कल सुबह कुछ किया जाएगा। साहब ये इलाका ठीक नहीं है। डर तो हमें भी बहुत लग रहा था, लिहाजा हम दोनों किशोर के साथ जाने के लिए राजी हो गए। जिसके बाद हमने गाड़ी के सभी दरवाजों को अच्छे से लॉक किया और किशोर के साथ चल पड़े। किशोर के पीछे पीछे जंगलों के भीतर हम आगे बढ़े जा रहे थे। तभी मैंने किशोर से पूछा, किशोर तुम कुछ बोल रहे थे कि यहाँ रात में कोई गाड़ी नहीं गुजरती, पर क्यों? इस पर किशोर बोला, वो क्या है ना साहब, यहाँ जंगली जानवरों का बड़ा आतंक है। दिन में तो फिर भी एक दो गाड़ियाँ गुजरती हैं, मगर रात में कोई नहीं गुजरता। फिर मैंने बोला, अच्छा पर तुम यहाँ रात में, तुमको डर नहीं लगता? इस पर किशोर बोला, हमें कैसा डर, हम गांव के लोग हैं ना, हमें पता है कि जंगली जानवरों से कैसे मुकाबला करना है। कुछ देर चलने के बाद कोई गांव तो नहीं, मगर हाँ एक बड़ा सा घर दिखा। घर की हालत किसी सूखे हुए लकड़ी की तरह थी। दीवारों में मोटी मोटी दरारें पड़ चुकी थीं। तभी किशोर उस घर के दरवाजे पर रुकते हुए बोला, साहब आज रात आप लोग यहीं रुक जाइए। इस पर मैंने बोला, पर तुमने तो बताया था कि कोई गांव है। तो किशोर बोला, गांव है पर थोड़ा आगे। गांव में कहाँ रहिएगा आप, यहीं रुकिए ठीक रहेगा। मैंने और विक्रम ने सोचा रात भर रुक जाते हैं, वैसे भी खाली सड़क पर रुकने से तो चार दीवारी के अंदर रहना ही बेहतर रहेगा। जिसके बाद किशोर ने घर का ताला खोला और हम तीनों घर के अंदर दाखिल हुए। अंदर से घर की हालत और भी ज्यादा खराब थी। धूल की एक मोटी चादर चारों तरफ पसरी हुई थी। खैर किशोर हमें एक कमरे में ले गया जहां एक पलंग पर बिस्तर लगा हुआ था। उसने बिस्तर पर फैले धूल को थोड़ा बहुत झाड़ दिया और अपनी लालटेन को वहीं जमीन पर रखते हुए बोला, आप दोनों यहीं सो जाइए, मैं बाहर हूँ, कोई ज़रूरत पड़े तो बाहर आकर मुझे बोलिएगा। इतना बोलकर किशोर उस कमरे से निकल गया। जमीन पर रखे लालटेन की रोशनी में मैंने एक नज़र उस कमरे को अच्छे से देखा। कमरे में एक दीवार पर एक छोटा सा फोटो फ्रेम था। मैंने लालटेन को जमीन पर से उठाकर अपने हाथों में लिया और चलकर उस फोटो फ्रेम के पास गया। फोटो फ्रेम किशोर की थी, मगर उसके साथ फोटो में एक औरत और एक बच्चा था। खैर मैंने लालटेन को वापस से जमीन पर रख दिया और हम दोनों उसी पलंग पर लेट गए। लेटने के साथ ही साथ मेरी आंख लग गई। पता नहीं कितनी देर बाद, मगर जब मेरी आंख खुली तब मुझे किसी औरत और किसी बच्चे के खिलखिलाने की आवाज आ रही थी। मुझे बहुत हैरानी हुई कि आखिर इस घर में औरत और बच्चा कहाँ से आ गए। जब हम यहाँ आए थे तब तो कोई नहीं था। लिहाजा मैं पलंग पर से उठा और कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। मैं जैसे ही अपने कमरे से निकलकर थोड़ा आगे बढ़ा कि वो खिलखिलाने की आवाज़ अचानक से बंद हो गई। मुझे लगा शायद ये मेरा वहम होगा,
ये सोचकर अभी मैं कमरे में जाने के लिए वापस मुड़ा ही था कि तभी बगल से एक बच्चे ने आकर मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने धीमी सी रोशनी में उस बच्चे का चेहरा देखा तो ये वही बच्चा था जिसे मैंने अपने कमरे में उस फोटो फ्रेम में देखा था। तभी वो बच्चा मेरा हाथ खींचते हुए मुझे कहीं ले जाने लगा। वो बच्चा मुझे खींचकर एक दूसरे कमरे में ले गया और दरवाज़ा खोलकर मुझे अंदर देखने का इशारा किया। मैंने जब उस कमरे में अंदर देखा तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि उस कमरे में फांसी से 3 लाश लटक रही थी। एक लाश किशोर की थी और दूसरी उस औरत की जिसे मैंने फोटो फ्रेम में देखा था, और तीसरी उसी बच्चे की जो अभी मेरे बगल में खड़ा था। मैंने डर भरी नज़रों से उस बच्चे की ओर देखा, मगर वो बच्चा मेरे बगल से गायब था। फिर जब मैंने सामने देखा तो वो तीनों लाश भी अब उस कमरे में नहीं थे। ये सब देखकर मैं समझ गया था कि जरूर दाल में कुछ काला है। लिहाजा मैं वापस अपने कमरे में गया और विक्रम को उठाकर सारी बात बताने के बाद हम लोग वहाँ से भाग निकले। भागकर हम लोग उस तरफ जाने लगे जिधर किशोर ने गांव बताया था। हम लोग भागकर सीधे उस गांव में पहुँचे और वहाँ के लोगों को सारी बात बता दी, जिस पर उन्होंने बताया कि दरअसल वो लड़का किशोर का बेटा था और वो फोटो वाली औरत उसकी पत्नी। उनका एक बहुत अच्छा हंसता खेलता परिवार था, लेकिन एक दिन उस घर में उन तीनों की लाश लटकी हुई मिली। अब उन्होंने ऐसा क्यों किया ये तो कोई नहीं जानता, मगर हाँ, उन तीनों की आत्माओं ने कभी किसी को आज तक नुकसान नहीं पहुंचाया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी ज़रा भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।